ज़्यादा कम कम मैं नाजिम बेग अपने चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। मैं आज आपको उस खबर से रूबरू करा रहा हूं जो होनहार छात्रों से जुड़ी हुई खबर है। आने वाले सीबीएसई बोर्ड की खबर है। बच्चों को कैसे तैयारी करनी है और बच्चों को कैसी तैयारी उनके शिक्षक करा पा रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे। हम कहेंगे इसको परीक्षा पे चर्चा है, ये हमारा कार्यक्रम। हम स्कूलों में भी जाएंगे, स्कूल के बच्चों से भी बात करेंगे। आज हम आए हैं लॉर्ड्स कृष्णा इंटर कॉलेज पर, रोरा पर। वहाँ हम मैथमेटिक और इंग्लिश टीचर और हिंदी टीचरों से भी जानकारी करेंगे बच्चों को कैसे सीबीएसई बोर्ड के एग्ज़ाम जो आसान बनाया जाए, उन सब्जेक्टों को जो टफ हैं सब्जेक्ट उनको कैसे आसान बनाए। क्योंकि बीते समय कोरोना काल में बच्चे 10th के एग्ज़ाम नहीं दे पाए, तो आज फर्स्ट टाइम भी बैठेंगे वो कुछ बच्चे, 10th वाले भी और 12th वाले भी। तो हम चाहते हैं कि वो बच्चे जो एग्ज़ाम दे रहे हैं और जो अभिभावक, वो टीचर्स, वो हमारे सारे कार्यक्रम को निरंतर देखें, जिससे कि उनकी जो परीक्षाएँ हैं वो आसानी से पूरी कराई जा सके। चलिए मेरे साथ। मैं लॉर्ड्स कृष्णा इंटर कॉलेज में हूँ और यहाँ पर टीचर्स हैं आज़म खान और एक साथी उनके टीचर्स, वो 10th 12th को एग्ज़ाम देने के टिप्स दे रहे हैं, किस तरीके से हम 10th 12th को एग्ज़ाम। मैं नाजिम बेग आज आपको लेकर आया हूँ लॉर्ड्स कृष्णा इंटर कॉलेज पर, और मैं यहाँ के चेयरमैन कपिल चौधरी से मुलाकात करा रहा हूँ। हम उनसे जानेंगे कि जो अभी सीबीएसई बोर्ड के एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं, 15 फरवरी से हैं लगभग, कि बच्चों को क्या टिप्स हैं, कैसे उन पेपरों को अपना आसान करेंगे। जानते हैं हम, जब पेपर का टाइम आता है तो बच्चे नर्वस होना शुरू हो जाते हैं, और हम इन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे कपिल जी से कि कैसा ऐसा आसान बनाया जाए उस सीबीएसई बोर्ड के एग्ज़ाम को जो छात्र छात्राएं इस एग्ज़ाम को देना जा रहे हैं। कपिल जी, हम आपका अपने चैनल में स्वागत करते हैं। अच्छा, अब ये जानेंगे हम, जो बच्चे शुरुआत कर रहे हैं एग्ज़ाम, जो फर्स्ट टाइम देने जा रहे हैं, ऐसा होता है कुछ बच्चे सेकंड टाइम भी देते हैं, हाँ 9 10th। हाँ। जी जी। तो जो फर्स्ट टाइम देना जा रहे हैं उनके लिए क्या कहेंगे आप, कैसे तैयारी करें? क्या एक्चुअली हम लोग 2-3 महीने पहले ही सिलेबस कंप्लीट करा देते हैं, और 2-3 महीने के बाद में हम उनकी तैयारी शुरू करा देते हैं। 3 महीने से हमारे यहाँ तैयारियाँ शुरू चल रही हैं और बच्चे बहुत अच्छे तरीके से तैयारियाँ कर रहे हैं। 10 ईयर जो आते हैं हमारे पास, क्वेश्चन मार्क वो होती हैं, उनको सबको अच्छे से तैयारी करके बच्चे पूरे कवर कर रहे हैं उन्हें, और पूरी तैयारी अच्छे से चल रही है। अच्छा, जैसे एग्ज़ाम आता है, बच्चा नर्वस महसूस करने लगता है, उसके लिए क्या कहेंगे? क्योंकि आप भी 10th एग्ज़ाम दे के आ चुके हैं, जो बच्चा फर्स्ट टाइम दे रहा है, नर्वस महसूस करता है उसके लिए। हाँ, तो उसके लिए उनकी राइटिंग पे भी सुधार किया जा रहा है, और बच्चों को टिप्स भी दी जा रही हैं। काफ़ी टिप्स ऐसी हैं जो हमारे टीचर्स उनको दे रहे हैं। 2 महीने से पहले चल रहा है कार्यक्रम। अच्छा, जैसे माना जाता है टॉप, हम बोर्ड के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं सीबीएसई बोर्ड के, तो इसमें सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट जो पेपर्स होता है मैथ का, इंग्लिश का, इसको हम ज़्यादा डिफ़िकल्ट मानते हैं। इसको कैसे आसान कर सकते हैं? अलग अलग टीचर हैं, लगे हुए हैं क्लासों में और कवर कर रहे हैं पूरे को। जिस सब्जेक्ट में जिस चीज़ की ज़रूरत है वो टीचर कवर करा रहे हैं। बहुत अच्छे से तैयारियां चल रही हैं। 2 महीने पहले ही सिलेबस ख़त्म करा चुके हैं। उसके बाद में टीचर्स तैयारियां करा रहे हैं, और रिवीजन टेस्ट चल रहे हैं, रिवीजन हो रहा है, और बच्चों अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे हैं। मैं लॉर्ड्स कृष्णा इंटर कॉलेज में आया हूँ और मेरे साथ हैं मोहम्मद आज़म खान। हम जानते हैं उन्हें, मोहम्मद आज़म खान ऐसा चर्चित नाम है जिसे नहीं बुलाया जा सकता, लेकिन उसी नाम से एक टीचर्स हैं, मैथ और इंग्लिश के टीचर्स हैं। सीबीएसई बोर्ड जो आ चुका है और बच्चों थोड़ा नर्वस हैं, हम उनसे टिप्स जानना चाहते हैं कि बच्चे उस जो नर्वस फील कर रहे हैं, क्योंकि कुछ बच्चे न्यू कमर्स होते हैं, तो उन्हें बड़ा एग्ज़ाम जब आता है तो एक सोचते हैं वो कि कैसा होगा, क्या होगा। और कोई भी परीक्षा जब हम देते हैं, कहीं जाते हैं, हम भी इंटरव्यू में जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि हम कैसे उसको दे पाएंगे, पास हो पाएंगे नहीं, पास आउट कर पाएंगे नहीं। उसी चर्चा के विषय में हम परीक्षा के चर्चा में लेके आए हैं आज़म भाई को। हम उनसे ये भी जानेंगे कि इस परीक्षा को आसान कैसे किया जा सकता है, बच्चों को वो कैसे मोटिवेट कर रहे हैं। जो परीक्षा है, मैथ है, इंग्लिश है और सब्जेक्ट है, उनको हम कैसे इजीली बना सकते हैं अपने लिए। मेरे साथ आज़म भाई हैं।
मैं आज़म भाई आपका चैनल खत्म करता हूँ। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगा कि हम आपके स्कूल में भी और इतने बच्चे पेपर देने जा रहे हैं, सीबीएसई बोर्ड 15 फरवरी से लगभग शुरू होने जा रहा है, उसके बारे में क्या टिप्स देंगे आप? सबसे पहले तो मैं नाज़िम भाई का शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला और अपने चैनल के थ्रू हमारी कुछ जो सोच है वो आप सब लोगों तक शेयर करने की कोशिश करी। मैं बहुत शुक्रगुजार हूं नाज़िम भाई का इसके लिए। दूसरी बात, एक बहुत अच्छा सवाल किया है और ये नाज़िम भाई ने अपने चैनल के थ्रू ये सवाल किया है और आप तक मैं इसका जवाब ज़रूर पहुंचाना चाहूँगा कि बच्चे जो है वो नर्वस हो जाते हैं और किस तरह से वो बच्चे एग्ज़ाम रूम को एक ऐसा रूम समझते हैं कि जहाँ पर उनको जो है बस करो या मरो की नीति दिखाई देती है सिर्फ, और कुछ नज़र नहीं आता। लेकिन मैं ऐसे सभी स्टूडेंट्स को एक मैसेज छोड़ना चाहूँगा कि नर्वस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनको बहुत अच्छी गाइडलाइन टीचर्स के द्वारा हमारे स्कूल में, और मैं समझता हूँ सभी टीचर्स देते हैं, क्योंकि सभी टीचर्स, कोई टीचर नहीं चाहेगा कि स्टूडेंट उसका फेल हो। हमारे स्कूल में स्पेशली जो तैयारी कराई जाती है वो हम लोग अपनी 10th क्लास और 12th क्लास बोर्ड की तैयारी 9th और 11th से ही शुरू करा देते हैं। और जैसा कि गवर्नमेंट बदलती रहती है रूल बराबर, इस बार OMR शीट, पिछली बार भी OMR शीट, तो हमने अपने जितने भी FA के एग्ज़ाम हुए, FA1 से लेकर FA4 तक, वो सब OMR शीट के ऊपर इसीलिए कराएं ताकि बच्चों को ये OMR शीट का जो एक चैलेंजिंग पॉइंट होता है कि किस तरह से उसको फिल किया जाए, वो पूरी तरह से सॉर्ट आउट कर दिया है वो प्रॉब्लम। और मैं समझता हूँ नाज़िम भाई कि हमारे जो बच्चे हैं वो OMR शीट भरने में एक्सपर्ट हैं, अभी उनको आगे गाइडलाइन की ज़रूरत नहीं है, फिर भी हम टाइम टू टाइम उनको गाइडलाइन देते रहते हैं। रही बात पेपर की, हमारे टीचर्स जो हैं, पेपर क्योंकि सेक्शन वाइज आने लगा है, इससे पहले अगर हम पिछले सालों के बोर्ड की बात करें तो 2 सेक्शन, पार्ट ए और पार्ट बी में पेपर आया करते थे, अब 4 पार्ट में पेपर आता है, सेक्शन A, B, C एंड D। हमारे टीचर्स ने और मैंने सभी ने ये स्टूडेंट्स तक ये मैसेज पहुंचाया है कि किस सेक्शन को हमें किस तरह से करना है। अगर सेक्शन A का क्वेश्चन है वो तो सेक्शन B में हम उसको इंक्लूड नहीं करेंगे, सेक्शन B का क्वेश्चन सेक्शन D में इंक्लूड नहीं करेंगे, मतलब इंटर कन्फ्लिक्ट नहीं करेंगे हम किसी भी क्वेश्चन को। इससे क्या होता है कि एग्जामिनर जब कॉपी चेक करने के लिए बैठता है तो वो डिस्टर्ब हो जाता है और वो कभी कभी सही क्वेश्चन को, मैं किसी के ऊपर उंगली तो नहीं उठानी चाहूँगा, लेकिन कभी कभी वो सही क्वेश्चन को भी गलत कर देता है। तो मैं अपने स्टूडेंट्स को सबसे पहले यही बताऊंगा कि 15 मिनट का टाइम दिया जाता है क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए, बहुत डीपली उसको पहले पढ़ें और जो क्वेश्चन को वो ये कॉन्फिडेंट हैं कि हम इसको कर लेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल उसको करें। आपस में सेक्शन एक दूसरे के अंदर ना बढ़ाएं कि A का क्वेश्चन B में या B का क्वेश्चन C में कर दिया। कॉन्फिडेंट क्वेश्चन को आप पहले करें, उसके बाद जिस क्वेश्चन में वो डाउट करते हैं उनको कंसंट्रेट करें, थोड़ा रिमाइंड करें और उसके बाद उन क्वेश्चन को बहुत सावधानी के साथ आंसर दें। ये आज़म भाई ने बहुत अच्छी बात बताई है। जो हमें 15 मिनट एग्ज़ाम से पहले मिलते हैं, पेपर देखने का जो टाइम मिलता है, उसमें हम सेलेक्ट कर लेते हैं कि हमें कौन सा हमारे क्वेश्चन आ चुके हैं और मोस्टली उन्हीं क्वेश्चन को पहले करना है हमको। उसके बाद दूसरी तरफ जाना है, दूसरी तरफ देखना है और क्वेश्चन को भी ये ध्यान रखना है कि हमें क्वेश्चन भी जो आंसर्स है वो ठीक तरीके से पॉइंटों पर देने हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हम किसी का क्वेश्चन किसी में कर जाते हैं, तो ये भी थोड़ा सा अच्छा। जैसे हम देखते हैं कि सब्जेक्ट होते हैं इंग्लिश में, इनमें सबसे टिपिकल और कठिन जो सब्जेक्ट किसको मानते हैं आप? देखिए नाज़िम भाई, मेरा मानना ये है, क्योंकि PCM ग्रुप के स्टूडेंट्स की अगर हम बात करें, क्योंकि हमारे यहाँ PCM ग्रुप ही है, कंपलसरी है, 10th क्लास तक तो अब कंपलसरी कर दिया गया है। अगर 12th क्लास की बात करें तो उसमें स्ट्रीम वाइज अलग अलग होता है, लेकिन सब्जेक्ट को आमतौर पर किसी भी टीचर से आप पूछेंगे तो मैथ्स सब्जेक्ट एक टफ सब्जेक्ट माना जाता है। लेकिन चूंकि OMR शीट अब इस बार अप्लाई कर दी गई है तो मेरा मानना यह है यस और नो का सवाल रह जाता है OMR में। एक आंसर आपका टिक गलत लगा नहीं और फिर उसमें आंसर पूरा गलत हो जाता है। अगर हम डिटेल वाइज एक्सप्लेनेटिव आंसर की बात करें तो उसमें स्टेप मार्किंग मिल सकती है, लेकिन OMR शीट के ऊपर अगर गलत है तो गलत है। लेकिन मैं सभी स्टूडेंट्स को ये मैसेज देना चाहूँगा अपने द्वारा, किसी भी सब्जेक्ट को ओवरबर्डन महसूस ना करें, किसी भी सब्जेक्ट का नाम सुनकर उसको नर्वस महसूस ना करें। पूरी तरह से विश्वास में लें और यकीन में लें कि जो आपको पढ़ाया गया है, जो आप तैयारी कर रहे हैं वो अच्छी कर रहे हैं। बीच बीच में टीचर्स से अपने कंसल्ट करते रहें, ऑनलाइन भी करते रहें, स्कूल भी अपने बीच बीच में जा सकते हैं। और
मैं तो नाजिम भाई ये कहूँगा, हमारे यहाँ का सबसे अच्छा प्रोसीजर ये है कि हमारे यहाँ जब एग्ज़ाम होने वाला होता है, फॉर एग्जांपल इंग्लिश का जब एग्ज़ाम होगा, तो हमारे यहाँ 3 दिन पहले क्लास करने के लिए स्टूडेंट आ जाते हैं। और वो 3 दिन इतने इम्पोर्टेंट होते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए कि टीचर अपनी जितनी भी एबिलिटी होती है, जितनी भी इन्फॉर्मेशन वो अपने द्वारा दे सकता है स्टूडेंट्स तक, वो पहुंचाता है। और वो 3 दिन जो है वो टॉनिक का काम करते हैं स्टूडेंट्स के लिए। और हमारा मानना ये है कि हमारा कॉलेज जो है वो बहुत स्टूडेंट्स जो है बहुत अच्छे मार्क्स गेन करते हैं। तो मैं अपने स्टूडेंट्स को और सभी स्टूडेंट्स को यही मैसेज देना चाहूँगा कि मैथ है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, ये एक ऐसे सब्जेक्ट हैं कि अगर इसमें आप 1 मार्क की भी, अगर फॉर एग्जांपल मैथ में आप प्लस की जगह माइनस कर देते हैं या पॉइंट लगाने में आपका 1 डिजिट भी अगर चेंज हो जाता है तो आंसर चेंज हो जाता है। तो इसमें बहुत सावधानी बरतें, जल्दी ना करें। जब आप पूरी कॉपी को आंसर दे दें तो उस कॉपी को एक बार 10 मिनट का समय निकाल कर रिवाइज ज़रूर कर लें। आपने कहीं कोई किसी तरह की मिस्टेक अगर करी है तो उसको प्लीज़ सही करें ताकि आप अच्छे नंबर पा सकें। ये सही कह रहे हैं, क्योंकि जो 10th और 12th में होता है वो नंबरों का खेल होता है। हम 1 नंबर से भी रह जाते हैं तो हमारे जो परसेंटेज है उस पर वो इफ़ेक्ट करता है, और जो भी क्वेश्चन है सही तरीके से आंसर दें। अच्छा, जैसे बच्चे जाते हैं, पहला पेपर देने जाते हैं, स्टार्ट पेपर होगा, वो नर्वस फील करते हैं अपने आप को कि हम पेपर दे पाएंगे नहीं, कैसा जो हमने याद किया है वो आएगा नहीं आएगा, उसके लिए कॉन्फिडेंस कैसे लाएं? देखिए नाजिम भाई, मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा कि जब 2 टीमों के बीच मैच होता है तो आमतौर पर जब हम मेज़बानी कर रहे होते हैं, अगर अपनी पिच के ऊपर मैच खेल रहे होते हैं तो हमें पूरा यकीन होता है कि हाँ हम अच्छा खेलेंगे। और जब हम दूसरी पिच के ऊपर मैच खेलने के लिए जाते हैं तो नर्वसनेस, ये हमारा एक नेचर है कि हम थोड़ा बहुत नर्वस होते हैं। लेकिन अपनी तैयारी को पूरी तरह से विश्वास में लें। आमतौर पर हिंदी का जो गवर्नमेंट के द्वारा एक लिस्टिंग करी जाती है, एक शेड्यूल बनाया जाता है एग्ज़ाम लिस्ट का सब्जेक्ट वाइज, तो उसमें हिंदी को इसीलिए रखा जाता है सबसे पहले कि हिंदी हमारी एक मातृभाषा है। सभी स्टूडेंट्स के लिए मुझे लगता है आसान होती है, लेकिन हिंदी को भी आसान इसलिए ना लें कि वो हिंदी मातृभाषा है। क्योंकि हिंदी का अगर हम पूरी तरह से रूल अगर देखें एजुकेशन डिपार्टमेंट का, तो हिंदी में जो है आपके मार्किंग बहुत टफ होती है और ग्रेस मार्किंग नहीं होती। तो उसको भी इतना इजी में ना लें और नर्वस बिल्कुल ना हो। सब्जेक्ट को जो मैं बता रहा हूँ उसी क्वेश्चन को मैं आपसे आंसर को दोबारा से स्टेटमेंट अपना रिपीट करूँगा कि क्वेश्चन पेपर को बड़ी सावधानी से पढ़ें और सावधानी से पढ़ने के बाद उसका आंसर दें। स्कूल में जिसमें आप जा रहे हैं बिल्कुल ये ना सोचें आप कि किसी दूसरे स्कूल में आप हैं, दूसरे कैंपस में हैं, दूसरी पिच के ऊपर हैं। आप ये सोचें कि जैसी चेयर आपको अपने स्कूल में बैठ रही थी एग्ज़ाम देने के लिए, वही चेयर आपको यहाँ मिली है, वही पेन आपको यहाँ मिला है, वही एटमॉस्फेयर है। जितना साइलेंट एटमॉस्फेयर आपका अपने स्कूल में था उतना ही वहाँ है। तो उसमें नर्वसनेस होने की तो मुझे लगता है ऑब्वियसली कोई बात है नहीं। तो मैं यही चाहूँगा कि बच्चे अपने ऊपर विश्वास रखें, अपनी मेहनत के ऊपर विश्वास रखें, अपनी टीचर्स की गाइडलाइन के ऊपर विश्वास रखें और इस विश्वास के साथ आंसर दें कि जो हम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। एक बात और कहना चाहूँगा कि आमतौर पर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो एवरेज मार्क वाले स्टूडेंट होते हैं कि वो शुरू में अपनी सोच के अनुसार सही आंसर कर देते हैं, लेकिन ज़रा सा उन्हें मौका मिलता है, पीछे इधर उधर से कहीं चांस मिलता है, किसी दूसरे स्टूडेंट ने अगर रॉन्ग आंसर कर रखा है तो वो क्या करते हैं कि वो उसके रॉन्ग को सही मान लेते हैं और अपने राइट को रॉन्ग कर देते हैं। ये बिल्कुल ना करें। अपने आंसर के ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस माने कि जो हम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। अगर इस तरह से करेंगे तो मुझे लगता है कि वो इंस्टेबिलिटी वाली पोजीशन है और इंस्टेबिलिटी जो अस्थिरता होती है उसका रिजल्ट बहुत ख़राब होता है। तो इंस्टेबिलिटी ना लाएं अपने अंदर, स्टेबल बने आप और जो आप कर रहे हैं उस पर विश्वास रखें। जो हम कर रहे हैं वो हम सही कर रहे हैं। ये आमतौर से देखा जाता है कि जब हमने भी एग्ज़ाम दिए हैं, हम देखते हैं कि हमारा जो पड़ोसी छात्र है या हमारा जो पड़ोसी है वो एग्ज़ाम बड़ी कॉपी को बड़ी जल्दी जल्दी भर रहा है और हम देखते हैं यार मुझे लगता है कि शायद हमसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस इसको है, ये अच्छे मार्क्स कर रहा है, तो हम उसी को जो क्वेश्चन है उसी का जो चाहे वो गलत कर रहा है हम उसको सही मान लेते हैं। इसी के लिए आज़म भाई ने बताया कि अपनी जो कॉन्फिडेंस को बरकरार रखें, उसमें नर्वस फील ना हो, जिससे कि जो आप दे पा रहे हैं ठीक से वो भी ना दे पाएँ और जो नंबर लाने हैं वो भी ना ला पाएँ। अच्छा, जैसे आज़म भाई लास्ट क्वेश्चन है हमारा, हम जैसे देखते हैं कि एक गुरु होते हैं, वो बताते हैं जब हम जाते हैं उनके पास कि बेटा इसको ध्यान से पढ़ना, ये ज़रूर आएगा, ऐसा भी कुछ होता है? देखिए ऐसा है कि ये एक अनुभव होता है, एक एक्सपीरियंस होता है कि कुछ क्वेश्चंस जो टीचर काफ़ी टाइम से अपने इसी प्रोफेशन में हैं
एक एक्सपीरियंस हो जाता है कि भाई ये कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो रिपीटिंग होते हैं, और चाहे होम एग्ज़ाम हो या बोर्ड एग्ज़ाम हो, नैरेटिव क्वेश्चन अगर होगा तो उसकी भी एक लिमिट होगी। कोई भी कॉपी के अंदर जब आंसर दिया जाता है, देखिए आमतौर पर कॉपी को आप देखेंगे 24 पेज और 12 पेज, एक लिमिट होती है, 30 या 32 पेज की नहीं होती कॉपी, और उसी लिमिट के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन पेपर बनाया जाता है कि मोस्टली स्टूडेंट एक कॉपी के अंदर अपने आंसर सभी कर ले, और उसी बात को जो एक्सपर्ट टीचर्स होते हैं उसी बात को ध्यान में रखते हैं कि 24 पेज की कॉपी के अंदर आखिर कितने वर्ड वाला आंसर आ सकता है, और वो आंसर कितने ऐसे हैं उनके सब्जेक्ट से रिलेटेड जो 24 पेजेस की कॉपी के अंदर आ सकते हैं, उसको वो इम्पोर्टेंट मानते हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि जो मोरल क्वेश्चंस होते हैं, या मैथ वाली अगर मैं बात करूं, साइंस वाली अगर मैं बात करूं, तो वो क्वेश्चन देखिए, प्रोफेशन जो होता है, एक्सपीरियंस इज़ द बेस्ट टीचर, एक लाइन है, एक्सपीरियंस इज़ द बेस्ट टीचर। तो एक्सपीरियंस तो आप चाहे टीचर का हो या किसी भी लाइन का हो, वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको सपोर्ट ज़रूर करता है। तो गुरु अगर आपको कोई गाइडलाइन दे रहे हैं तो वो उनका अनुभव है, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि 3 दिन पहले हम एग्ज़ाम से एक्स्ट्रा क्लास लेते हैं, वो उनके वही अनुभव होते हैं जो वो स्टूडेंट्स तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, और ये कोशिश करते हैं कि स्टूडेंट अच्छे मार्क्स लाएं। एक बात और मैं बतानी चाहूँगा, मोस्टली स्टूडेंट्स ये समझते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको 24 पेजेस के बारे में बताया, कि स्टूडेंट ये समझते हैं अगर हम बी कॉपी और सी कॉपी भर देंगे तो वो एक बॉर्डर लाइन लेते हैं, लेफ्ट हैंड पर भी लेते हैं, राइट हैंड पर भी लेते हैं, दोनों तरफ बॉर्डर लाइन ले लेते हैं, और फिर उसके बाद जो है वो एक लाइन के अंदर कोशिश करते हैं कि 4, 5, 6 वर्ड लिखे बड़े बड़े, 8 वर्ड लिखे बड़े बड़े। अगर एवरेज वर्ड की अगर हम बात करें तो सिंगल साइड में अगर हम बॉर्डर लाइन लेते हैं तो एग्ज़ाम कॉपी के अंदर 16 वर्ड एक लाइन के अंदर आते हैं, 16 शब्द तक एक लाइन के अंदर आ जाते हैं। तो बच्चे ये कोशिश ना करें कि 16 की जगह 10 ले आए, उसके मार्जिन घटा दिया, उसकी जो है बॉर्डर लाइन ले ली, और बी कॉपी भी भर दी, सी कॉपी भी भर दी। इससे भी एग्जामिनर चिढ़ जाता है कि आंसर तो उसका पूरा होता नहीं लेकिन कॉपियाँ भरी जा रही हैं। इस तरह का कोई काम न करें। दूसरी बात यह है, अपने रोल नंबर के अलावा मैं चाहूँगा एक बताना अलग से कि अपने रोल नंबर के अलावा कोई भी ऐसा मार्क, कोई भी ऐसी इंडिकेशन न दें, मेंशन न करें जिससे कि उनकी आइडेंटिफिकेशन शो होती हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने भी 1-2 बार बोर्ड में कॉपियाँ चेक करी हैं, मैंने देखा है कुछ बच्चे मुस्लिम स्टूडेंट्स होते हैं वो स्पेशली 786 लिख देते हैं, हिंदू बच्चे होते हैं जय माता दी लिख देते हैं। तो प्लीज़ इस तरह की कोई भी अपनी आइडेंटिफिकेशन शो ना करें। आप स्टूडेंट्स हैं, सिर्फ स्टूडेंट की तरह अपना रोल नंबर मेंशन करें। थैंक यू। ये बहुत अच्छी बात बताई कि जो भी आप लिख रहे हैं उससे आप जो कुछ बातें लिख देते हैं सब से कि हमारे जो सर है वो चेक कर रहे हैं, इफेक्ट करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता क्योंकि जो वहाँ कॉपी चेक कर रहा होता है वो सभी को स्टैंडर्ड मानता है। अच्छा, एक मेरा लास्ट क्वेश्चन है, मुझे याद भी आ रहा है। जैसे हम देखते हैं क्लास में जो बच्चा आगे बैठता है वो समझता है कि मैं फर्स्ट आऊँगा, और जो पीछे होता है वो समझता है मुझे तो शायद मुझे तो लास्ट ही आना है, मुझे सेकंड भी नहीं आना, थर्ड ही आना है। उसके लिए बारे में क्या कहेंगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है आपने। मैं आपको बताऊंगा फर्स्ट और लास्ट के ऊपर बताऊंगा। फर्स्ट और लास्ट को मैं लास्ट की जगह लीस्ट कहूँगा। लास्ट और लीस्ट 2 वर्ड होते हैं, और हमारा जो स्टाफ होता है वो इन 2 वर्ड्स के ऊपर, जब फर्स्ट डे अप्रैल में हमारा सेशन स्टार्ट होता है तभी से हम ये बताना शुरू कर देते हैं और रिमाइंडर दिलाना शुरू कर देते हैं, स्पेशली 10th और 12th को, कि हमको लास्ट पर काम करना है, लीस्ट पर काम नहीं करना। और रही बात ये कि जो फर्स्ट बेंच के ऊपर फर्स्ट बेंचर है या बैक बेंचर हैं, हमारे यहाँ का जो रूटीन है वो ऐसा है कि सर्कुलेशन में रहता है कि वीकली जो है जो लास्ट पर बैठा हुआ वो नेक्स्ट वीक में फर्स्ट पर आएगा, और जो फर्स्ट पर बैठा हुआ वो बैक पर चला जाएगा, इस तरह से है। और उसकी वजह यही है कि हम लास्ट पर काम नहीं करते, लीस्ट पर काम नहीं करते, हम लास्ट पर करते हैं। क्योंकि अगर हम इसके हिंदी अनुवाद में जाएं तो लीस्ट मीन्स कम से कम, और लास्ट मीन्स जहां बिल्कुल आखिर हो जाता हो। जैसे कि 10th क्लास के अगर हम पेपर की बात करें तो 70 लास्ट है, और लीस्ट जो है वो मुझे लगता है 23 है लीस्ट। अगर हम 12th क्लास के पेपर की बात करें तो 100 लास्ट है, और लीस्ट जो है वो 33% है। मतलब जो पासिंग मार्क्स हैं वो 33 इंटरमीडिएट के हैं और 23 जो है वो 10th के हैं। तो हम लीस्ट पर काम नहीं कराते अपने स्टूडेंट से, लास्ट पर काम कराते हैं कि हमें 12th वालों से 100 आउट ऑफ 100 और 10th वालों से 70 आउट ऑफ 70 चाहिए। ये हम चाहते हैं। ये थे मेरे साथ आजम जी लॉर्ड्स कृष्णा इंटर कॉलेज से। परीक्षा पे जो हम चर्चा कर रहे थे उसमें टिप्स भी दिए सीबीएसई बोर्ड में बच्चे कैसे आसान बना सकते हैं परीक्षाओं को अपना। चलिए मेरे साथ मैं उन बच्चों के पास भी लेके चलता हूँ जो इस परीक्षा को देने के लिए उतावले हो रहे हैं। मेरे साथ चलिए। मैं लॉर्ड्स कृष्णा इंटर कॉलेज में हिंदी की टीचर्स हैं, मैं उनको लेके आया हूँ। मैं जानूँगा उनसे जो, क्योंकि
सीबीएसई बोर्ड परीक्षा लगभग शुरू होने ही वाली है, कुछ ही समय बाकी है, 15 फरवरी से लगभग है। हम जानेंगे उनसे कि क्या क्या तैयारियां करा पा रहे हैं और कैसी तैयारियां करा पा रहे हैं। मैम, मैं चैनल में स्वागत करता हूं। जी। क्या नाम है आपका? हाँ सर, मेरा नाम कोमल शर्मा है। आप किस सब्जेक्ट से टीचर? सर मैं हिंदी की अध्यापिका हूँ। अच्छा, जैसे सीबीएसई बोर्ड हो गए, क्या तैयारियां करा पा रहे हैं बच्चे? सर तैयारी है कि बच्चों को इस बार पहले पैटर्न होता था कि 10 नंबर के बहु विकल्प आते थे। इस बार 10th क्लास में 20 नंबर के बहु विकल्प हैं। तो बच्चों को बताया गया है कि जो व्याकरण का जो पोर्शन होता, पहले व्याख्या करनी होती थी जैसे रच छंद अलंकार की, लेकिन इस बार क्या है वो एक ऑब्जेक्टिव के रूप में आएंगे, बहु विकल्प रूप में आएंगे। तो बच्चों को ज़्यादा चीज़ों के उदाहरण याद होने चाहिए, मात्राओं का ज्ञान होना चाहिए, अलंकार कितने कितने प्रकार के हैं, उनके उदाहरण क्या हैं। तो वो कुछ भी क्वेश्चन भूख मांगर पूछ सकता है एग्जामिनर कि भाई ये पहले क्या था, बच्चा एक उदाहरण याद करता था और एक परिभाषा। अब उदाहरण बहुत सारे याद करने पड़ेंगे क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव में तो वो कहीं से कुछ भी क्वेश्चन कर सकता है। तो बच्चों को इसी पर फोकस है कि जो आपको बहुविकल्प नंबर आएंगे भी, आप उस पर ज़्यादा फोकस कीजिए। अच्छा, जैसे माना जाता है कि हमारे जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उसमें हिंदी आसान सब्जेक्ट होता है, उसको हम कैसे लेते हैं सीबीएसई? हाँ सर, सीबीएसई कहा जाता है कि हिंदी, लेकिन सबसे अगर देखा जाए तो टफ सब्जेक्ट हिंदी होता है क्योंकि उसमें मात्राओं का और बहुत ज़्यादा विशेष महत्व होता है। बच्चों को कौन सी मात्रा लगानी है, कौन शब्द का कहाँ उच्चारण होना चाहिए, तो उच्चारण की शुद्धि होनी चाहिए, उसमें जो लिखना है बच्चे का उस पर ज़्यादा होता है। तो मैं तो हिंदी एक टफ सब्जेक्ट माना जा सकता है, उसमें संस्कृत भी उसमें इंक्लूड होती है बच्चों के पास में, व्याकरण का पोर्शन होता है, रच छंद अलंकार होती हैं, संधियाँ होती हैं। तो उसमें बच्चों क्या, एक तो अपने जो लिखता है बच्चा उसको उच्चारण का ध्यान हो, उच्चारण ढंग से कर पाए, क्योंकि जो वो उच्चारण करेगा तभी वो लिख पाएगा। तो अपने एक राइटिंग पर ही विशेष ध्यान दे बच्चा, और मात्राओं पर तो विशेष ही ध्यान। अच्छा, जैसे अब एग्जाम शुरू होने वाला है, बच्चों नर्वस फील कर रहे हैं, उसके लिए क्या कहेंगे? हाँ सर, देखिए तो थोड़ा सा सभी लोग नर्वस होते हैं, बस ये कि ज़्यादा नर्वसनेस ना हो क्योंकि वो बाहर ही पड़ जाती है। बच्चे क्या कहते हैं एग्जाम के टाइम में ज़्यादा ले लेते हैं तो वो ढंग से कवर नहीं कर पाते। वो ज़्यादा अपने माइंड पर बिल्कुल भी सिलेबस का कोई भी चीज़ें हैं वो ना लें, आराम से जितना हो पा रहा है वो उतना कवर करें। क्योंकि अभी कोरोना काल में एग्जाम हुए नहीं थे, तो बच्चे ऐसे ही 10th क्लास को पास कर गए थे, तो हाँ वो उसका तो थोड़ा प्रेशर है ही बच्चों के ऊपर, लेकिन ये है कि इतना प्रेशर ना लें कि बिल्कुल जो उनको आता है, क्योंकि प्रेशर क्या होता है कि एंड टाइम में प्रेशर बच्चा इतना ले लेता है कि जो उसको आता है वो उसको ही भूल जाता है, कन्फ्यूजन होता है, प्रेशर होता है। तो बच्चे उसको ना लें, आराम से अपनी लगातार कोशिश करते रहें, पढ़ते रहें जितना होता है। तो अच्छा, हम देखते हैं जैसे एग्जाम में 15 मिनट हमको कॉपी क्वेश्चन मार्क्स को देखने के लिए दिया जाता है, लेकिन उसी में हम नर्वस हो जाते हैं, अपने जो याद करा होता है उसको भूल जाते हैं। ऐसा 15 मिनट जो दिए जाते हैं वो क्या है 15 मिनट? हाँ सर, बस सर 15 मिनट इसलिए देते हैं कि बच्चा आराम से रिलैक्स होकर उस पहले पेपर को पढ़े। एक तो कभी कभी बच्चा क्या जल्दबाजी में हाँ ये तो हो जाएगा ऐसे कर लेता है, लेकिन वो वहाँ गलती कर देता है, वो नहीं पढ़ पाता। जो नहीं वाले क्वेश्चन होते हैं उनको ढंग से वो पढ़े बच्चा। तो ये इसलिए होता है कि पहले जो उसको ढंग से पढ़े, 15 मिनट इसलिए कि बच्चा आराम से एक चीज़ को देखे, जो आता है वो उस पर सर्किल कर ले, टिक ले, मुझ पर ये आता है मैं इस चीज़ को बाद में करूँगा। तो जो आता है वो पहले उस चीज़ को कॉपी में करे, और कॉपी में क्वेश्चन करने के बाद थोड़ा सा गैप छोड़े, कह रहे हैं कि एक क्वेश्चन खत्म हो उसके बाद तुरंत स्टार्ट कर दिया, 2-3 लाइन का गैप के बाद वो दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करें। सबसे मेन बात यह है कि वो पेपर को पढ़े पहले अच्छे से, हाँ समझ के साथ पढ़े। ये कोमल मैम का कहना है कि पहले हम पेपर को ध्यान से पढ़ें जो हमें मिलता है। 15 मिनट इसीलिए दिए जाते हैं कि जो क्वेश्चन आते हैं उनको हम ठीक तरीके से पढ़ें। अगर हम उसमें ही नर्वस और उसमें ही अपने आप को महसूस करेंगे कि ये शायद हम पे नहीं हो पाएगा, तो वो पूरा पेपर हमारा जो ठीक से भी नहीं हो पाएगा। तो ये थी मेरे साथ कोमल मैम, लॉर्ड कृष्णा इंटर कॉलेज से। चलिए मेरे साथ हैं एक जो बच्चे हैं जो अभी सीबीएसई बोर्ड की तैयारी टिप्स भी सुन रहे थे और वो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। क्या नाम है बेटा आपका? भूमिका। कौन सी क्लास से हैं? मैं क्लास 12th। एग्ज़ाम आ चुके हैं? यस सर। कब से हैं? 16th ऑफ फेब। कैसा लग रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं? क्योंकि नर्वस तो नहीं है कहीं? थोड़ी एक्साइटमेंट भी है और थोड़ा नर्वस है क्योंकि हमने 2021 में नहीं दिए थे तो इस बार न्यू है। अच्छा, ये बताइए आपको कौन सा सब्जेक्ट टफ लगता है? टफ मैथ में थोड़ी हेजिटेशन होती है। अच्छा, तो तैयारी पूरी है आपकी? यस सर, अपनी तरफ से पूरी है। अपनी तरफ से पूरी है। ये मेरे साथ थी, बता रही थी कि तैयारी पूरी है। मेरे साथ एक और छात्रा हैं, मैं उनसे जानूंगा कि एग्ज़ाम की जो तैयारियां हैं सीबीएसई बोर्ड की कैसे कर पा रही हैं और क्या टफ महसूस कर रही हैं। क्या नाम है आपका? दीपा चौधरी। कौन से स्टैंडर्ड से हैं? मैं 12th से हूँ। कैसा लग रहा है, आप महसूस क्या कर रहे हैं? थोड़ी बहुत नर्वसनेस तो होती है। अच्छा, बेस्ट सब्जेक्ट कौन सा है? बायोलॉजी। अच्छा, ये जो मैथ इंग्लिश होता है इसके पेपर कैसे? अच्छे जाएंगे। अच्छे जाएंगे। अच्छा, ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें आपको लग रहा है कि वो टफ सब्जेक्ट है मेरे लिए? फिजिक्स थोड़ा बहुत। फिजिक्स थोड़ा बहुत बता रही हैं कि फिजिक्स थोड़ा बहुत टफ है, लेकिन उसको भी आसानी से सरल कर लिया जाएगा। मेरे साथ एक और छात्र हैं, मैं उनके पास आया हूं और जानूंगा जो एग्ज़ाम आ चुके हैं सीबीएसई बोर्ड की कैसी तैयारी है और
क्या नाम है, क्या बताएंगे सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनुराग मलिक है। कौन सी क्लास? क्लास 12th में। 12th के एक सीबीएसई बोर्ड एग्जाम आ चुका है, कब से है? 16 फरवरी से हैं। कैसा लग रहा है आपको? थोड़ा डर लग रहा है क्योंकि फर्स्ट टाइम दे रहे हैं। पहले 10th में तो कोरोना से पास हो गए थे, इसलिए नहीं पता कि कैसा पेपर आएगा या क्या पैटर्न आएगा। सर ने बता भी दिया, एक्सप्लेन कर दिया कि ऐसा ऐसा आएगा, तो उसके अकॉर्डिंग पेपर को करेंगे और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ करेंगे। अच्छा, मोस्टली सब्जेक्ट कौन सा है जिसमें टफ लग रहा है आपको? फिज़िक्स और मैथ्स ज़्यादा जी, क्योंकि उसमें डेरिवेशंस और वो सब होते हैं। पहले हमारा कोरोना की वजह से सिलेबस इतना हो नहीं पाया था अच्छे से। अब की बार किया है, पूरी तैयारी है, पेपर देंगे अच्छे से। अच्छा, इंग्लिश सब्जेक्ट कैसा है? इंग्लिश सिंपल सब्जेक्ट है, उसकी अच्छी तैयारी कर रखी है। सर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा और भी टीचर्स ने एक्सप्लेन करा, पर इंग्लिश का थोड़ा इसलिए इजी लगता है क्योंकि हम उसे तैयारी अच्छी से करते हैं। अच्छा, 10th में जैसे क्या वीक समझ रहे हैं आप? क्या लग रहा है कि वहाँ वीक रहे हैं हम? 10th में तो पूरा साल ही कोरोना में निकल गया था, तो इसलिए अच्छे से नहीं हो पाया। फिज़िक्स वो सब करा था, हमने भी अपनी तैयारी घर पे करी थी, पर जो भी है अब तो पेपर देने ही है। जैसे आप 12th में आए हैं, आप बता रहे हैं मैं थोड़ा सा टफ है, तो उसमें टफ जो नर्वस फील कर रहे हैं वो कहाँ महसूस कर रहे हैं आप? थोड़ा सा हमने पहले पेपर तो दिए नहीं, तो हमें नहीं पता कि कैसे करेंगे, तो पेपर की दिक्कत पड़ रही है नहीं, और सब तो हमने सब कर ही रखे हैं तैयारी। ये मेरे साथ छात्र थे, उन्होंने बताया कि जो हमने पेपर नहीं दिए थे कोरोना काल में, क्योंकि हम 10th जो आसानी से पास हो गए थे, 12th के हमें सीबीएसई बोर्ड देना पड़ रहा है, तो थोड़ा सा इसलिए महसूस कर रहे हैं, थोड़ा सा नर्वस भी है। फर्स्ट टाइम देंगे पेपर। छात्रा से मैं बात कराऊंगा कि कैसे एग्ज़ाम दे पाएंगे, कैसा लग रहा है उनको। क्या नाम है आपका? कनक गौतम, कौन सी स्टैंडर्ड से हैं? 12th स्टैंडर्ड। पेपर कब से हैं सीबीएसई बोर्ड के? 16 फरवरी से। कैसा लग रहा है आपको? काफ़ी नर्वस फील हो रहा है। क्योंकि आपने 10th में एग्ज़ाम दिए नहीं यस थे। सर, कोरोना की वजह से नहीं हो पाए थे, तो इस साल काफ़ी नर्वस फील हो रहा है। पहली बार देंगे। अच्छा, बेस्ट सब्जेक्ट कौन सा है? इंग्लिश। इंग्लिश। अच्छा, कैसा लग रहा है, कैसे कितने नंबर ला पाएंगे इंग्लिश में? उम्मीद तो पूरा की है। 100 की है। 100 नंबर की है। अच्छा, ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जो आपको टफ लगता है? मैथ्स। मैथ सब्जेक्ट टफ लगता है, लेकिन उसको अगर पढ़ा जाए और करा जाए तो आसानी से हो सकता है। इजीली भी बनाया जा सकता है। इनका कहना है कनक का कि अगर हम उसको पढ़ेंगे और उसके सारे चीज़ों पर, पॉइंटों पर ध्यान देंगे तो उसको इजीली भी बनाएंगे उस क्वेश्चन। तो क्या नाम है आपका? सहारन। कौन से स्टैंडर्ड? 12th। सीबीएसई बोर्ड एग्जाम आ चुके हैं, कब से हैं सीबीएसई बोर्ड एग्जाम? 16 फरवरी। कैसा लग रहा है? इस एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक आ चुके हैं। बहुत बेकार सर, पिछली बार नहीं दिया, अब कोई पास हो जाए सही। अच्छा, जैसे आप पहली बार देंगे, क्योंकि पिछली बार 10th तो आप आसानी से पास कर चुके थे, फर्स्ट टाइम देंगे सीबीएसई बोर्ड पहुंचेंगे, तो कैसा फील महसूस कैसा कर रहे हैं आप, ये बताएं। पता नहीं सर कैसा पेपर आएगा। अच्छा, अभी तो बेस्ट देखा नहीं है। बेस्ट सब्जेक्ट कौन सा है आपका? इंग्लिश। इंग्लिश। और जिसमें आपको लगता है कि मुझे अभी और तैयारी करनी है, वो कौन सा है? बायोलॉजी। बायो में कितने परसेंटेज नंबर ला सकते हैं अगर ज़्यादा मेहनत करें? जाएंगे सर 60 प्लस ला पाएंगे, लेकिन खैर कोई बात नहीं, अभी टाइम है, अभी जो समय है उसमें अगर तैयारियां करेंगे तो 90 प्लस भी पहुंच सकते हैं अगर तैयारी करेंगे। यस सर। कहना है कि अगर हम प्लस तैयारी करेंगे तो शायद 90 प्लस भी। क्या नाम है मेरा? यशु चौधरी। कौन से स्टैंडर्ड से? 10th से। एग्जाम कब से है सीबीएसई? 16 फरवरी से है। कैसी तैयारियां? अच्छी हैं। अभी आजम खान सर ने हमें बहुत अच्छी गाइडलाइंस दी, तो उनसे थोड़ी नर्वसनेस थोड़ी कम हुई है। अच्छा, जैसे कहा जाता है कि टफ सब्जेक्ट होता है, वो कौन सा है? वो हमारा मैथ है। अच्छा, जैसे परफेक्ट सब्जेक्ट जिसे कहते हैं हम इंग्लिश और बायो कह सकते हैं, हमारे 2 सब्जेक्ट फेवरेट हैं। अच्छा, जैसे टफ को आप सब्जेक्ट से मैथ को बता रहे हैं, मैथ में कैसी तैयारी है आपकी? मैथ की थोड़ी सही है, पर ज़्यादा नहीं है, सही है, नॉर्मल है। लेकिन अगर उसको ठीक की कोशिश करा जाए तो वो भी आसानी से कर सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल। अच्छा, जैसे आपने बताया बेस्ट सब्जेक्ट आपका बायो और इंग्लिश, उसमें कितना परसेंटेज लाने की? उनसे 90 प्लस लाने की कोशिश करेंगे इंग्लिश और बायो में। 90 प्लस के पास पहुंचने की उम्मीद है, कह रहे हैं कि क्योंकि बेस्ट सब्जेक्ट है, मैथ में थोड़ा सा वीक है, लेकिन उसको भी आसान करा जाएगा अगर हम उसको रेगुलर और पॉइंटों पर ध्यान देंगे।